हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नए तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। क्वेश्चंस आप लोगों को देखिएगा, ज्योग्राफी आप लोगों को चल रहा है उसको भी कराऊंगी। ज्योग्राफी में आज आप लोगों का अफवाह तंत्र होना है। कौन सा? अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप, ड्रेन सिस्टम एंड पैटर्न आप लोगों का आज होने वाला है ज्योग्राफी में। इसके साथ साथ आप लोगों को उत्तराखंड जीके और उत्तराखंड जीके के साथ साथ आप लोगों को बोल रहे थे कि हिंदी की प्रैक्टिस भी आपको और ज़्यादा चाहिए, तो उसको भी यहाँ पर, तो ज्योग्राफी के साथ साथ उत्तराखंड जीके और हिंदी, इन दोनों के ही क्वेश्चंस आपको आज देखने को मिलेंगे। तो जैसा आप लोगों का फीडबैक आएगा, फीडबैक के अकॉर्डिंग इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित नदियों में से किसका जलग्रहण क्षेत्र जो है, जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो जल ग्रहण क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर किस नदी का सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र है, तो वो है आपकी गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी, आपको ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा गोदावरी को हम किस नाम से जानते हैं, कोई बताएगा मुझे? बताइएगा, गोदावरी को हम क्या कहते हैं? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया है, फटाफट कमेंट कीजिएगा। एंड तो मैं बता देती हूँ कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है, एक आपको याद रखना है, तो वो है गोदावरी। और इसका जो कैचमेंट एरिया यानी कि जलग्रहण क्षेत्र है वो क्या है? सबसे ज़्यादा है। और गोदावरी की अगर मैं किलोमीटर में लेंथ बताऊं तो वो है 1465 किलोमीटर। नर्मदा की बात करूं तो 1312 किलोमीटर है। महानदी की बात करें तो 851 किलोमीटर है। और ताप्ती की बात करूं तो वो 724 किलोमीटर आपका बहती है। क्लियर हुआ इतना? अच्छा, मैंने ये कहा कि गोदावरी को हम क्या कहते हैं, आपको मैंने दो तीन चीज़ें तो अभी बताई हैं, इसके अलावा भी गोदावरी को और हम किस नाम से जानते हैं, एक बार फटाफट से कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं किसका कमेंट जो है सबसे पहले आता है। आप ये ना सोचिए कि ये आपका रिकॉर्डेड वीडियो है तो आपको नहीं बताना है। तो देखो, जो आपकी गोदावरी आया है, तो गोदावरी जो है इसका उद्गम स्थल की अगर मैं बात करती हूँ, ओरिजिन कहाँ से होता है, तो गोदावरी का जो उद्गम है वो है नासिक, महाराष्ट्र। कहाँ से है? नासिक, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में जो त्र्यंबक पहाड़ी है, नासिक महाराष्ट्र के जो पश्चिमी घाट है जिसे हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं, उसमें जो त्र्यंबक पहाड़ी है वहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है। और इसमें जो है आंध्र प्रदेश यानी कि मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में इसका क्या हो जाता है? संगम, यानी कि ये गिर जाती है। और इसकी सहायक ट्रिब्यूटरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्रवरा, प्रवरा कौन सी रिवर है इसकी? प्रवरा इसकी सहायक रिवर है। पूर्णा इसकी सहायक रिवर है। पेन गंगा, वेन गंगा अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में आता है कि पेन गंगा और वेन गंगा किसकी सहायक रिवर है। अगर आपने लूसेंट ऑब्जेक्टिव लगाया होगा तो वहां पर आपको मिलता है क्वेश्चन। एक आती है इंद्रावती, इंद्रावती भी इसकी सहायक है। सबरी, सबरी भी किसकी सहायक है? गोदावरी की सहायक है। एक है प्राणहिता, प्राणहिता रिवर भी इसी की सहायक है। मंजरी रिवर, मंजरी रिवर भी किसकी सहायक है? गोदावरी की। एक आती है वर्धा रिवर, वर्धा रिवर भी ट्रिब्यूटरी सहायक रिवर है किसकी? तो ये भी गोदावरी की ही सहायक रिवर है। तो मैंने बताया प्रवरा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती। एक है मानेर रिवर, मानेर नदी भी किसकी सहायक है? गोदावरी की सहायक है। नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वो कौन सी नदी है? जो भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली है कौन सी नदी? फटाफट आंसर दे दिएगा। वो नदी जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से जिसका ओरिजिन होता है भरूच या भड़ौच में, जो अरब सागर में जाकर के गिर जाती है, जिसकी सहायक में आपकी आती है कौन सी? हिरन, बरना, तिंदेसी, अर्रा, देव, है ना। ये जो नदियां हैं, सर नदी है, बंजर रिवर है, ये इसकी क्या है? सहायक है, वो है नर्मदा, ऑप्शन बी।
मध्य प्रदेश अगर मैं यहाँ पर बात करूँ महानदी की, तो महानदी मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहावा के निकट से निकलती है और कटक के पास नरज नामक स्थान पर कटजुरी और बिरूपा नाम की 2 धाराओं में बटकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, इसका तो आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से जो नदी अमरकंटक से निकलती है वो कौन सी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? आपको यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग है सोन नदी, जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और पटना से देखो दक्षिण से, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की ओर गंगा में जो मिलती है ना, पटना से पूर्व गंगा नदी में जो मिलती है वो है सोन, ये आपने ध्यान रखना है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की अगर मैं बात करती हूँ तो वो जलप्रपात है आपका कौन सा? कुचिकल जलप्रपात। अच्छा, अब आपके लिए क्वेश्चन है कि जो कुचिकल जलप्रपात है वो किस राज्य में है और किस नदी के पास है? तो कुंचिकल आपको याद रखना है शिमोगा कर्नाटका में है। कहाँ पर है? शिमोगा कर्नाटका में है। अगर मैं जोग जैसे महात्मा गांधी जलप्रपात की बात करूं तो वो भी आपका कर्नाटका शिमोगा में ही है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, निम्नलिखित या हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वो कौन सा है? तो हिमालयी नदी तंत्र की अगर यहाँ पर बात हो रही है ना, तो उसमें आपका महानदी नहीं आएगा, क्योंकि महानदी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंतर्गत आता है और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक है पश्चिमी घाट से उद्गम वाली नदियाँ, एक है विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली नदियाँ, और जो आपका महानदी आता है ना वो विंध्य श्रेणी से उद्गम वाली जो नदियां हैं, जिसमें महानदी, नर्मदा, ताप्ती ये रिवर आती हैं, उसमें ये आता है। और जो दूसरा है इसमें पश्चिमी घाट से उद्गम में, जिसमें कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और पेन्नार आती हैं। हिमालयी नदी तंत्र की अगर मैं बात करूँ ना, हिमालय में 3 नदी तंत्र है, एक है सिंधु, एक है गंगा, एक है ब्रह्मपुत्र। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से सिंधु की कौन सी सहायक नदी पीर पंजाल से निकलती है? तो पीर पंजाल से वो कौन सी नदी है जो सिंधु की सहायक है? तो वो है आपकी झेलम। कौन सी है? झेलम है। तो सिंधु नदी जो है तिब्बत में मानसरोवर झील से ना, यहाँ से इसका उद्गम होता है, कराची पाकिस्तान के पास आकर ये अरब सागर में मिल जाती है। कहाँ पर? कराची पाकिस्तान। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सहायक हैं, वो कौन कौन सी हैं सिंधु की? सिंधु की सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, इसके अलावा जास्कर, गर्वग, कौन सी है? गर्वगचू, एक शोक रिवर भी इसी की सहायक है, सिगार, गिलगित, और एक है सिंगी, ये वाला सिंगी इसकी क्या है? सहायक रिवर है। नेक्स्ट किसकी? सिंधु की। मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? तो मांड और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल लोकेटेड है? अगर इसकी बात करते हैं तो ये है आप लोगों का चंद्रहासिनी देवी का। ठीक है, ऑप्शन सी। भारत के निम्नलिखित जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है? तो गोवा में जो स्थित है वो है दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है अगर आपसे पूछेगा, तो दूध सागर जलप्रपात लोकेटेड है आपका गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर गोवा ऑप्शन में नहीं है फिर ये कर्नाटका और गोवा के बॉर्डर पर आता है, लेकिन प्रॉपरली गोवा आप लगाएंगे। अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है। अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक कौन है? तो ये है आपका सिंधु और गंगा नदी के मध्य में है अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय राज्य से चिनाब नदी गुजरती है? तो चिनाब नदी जो है ना वो किस भारतीय राज्य से होकर के गुजरती है? चिनाब की बात हो रही है यहाँ पर, चिनाब रिवर। तो याद रखना है यहाँ पर आप लोगों का जो सही आंसर होगा ना, क्वेश्चन नंबर
10 का ऑप्शन हो जाएगा ए जम्मू कश्मीर। कहाँ से हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? ऐसी कौन सी नदी है जो पूर्व की ओर बहती है, प्रवाहित होती है? तो वो नदी है आपकी 11 का ऑप्शन बी महानदी। कौन सी है? महानदी, जो पूर्व की ओर बहती है। कहाँ की ओर? पूर्व की ओर बहती है। तो महानदी मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहावा के निकट से निकलती है। कटक के पास ये जो है बंगाल की दो धाराओं में कजूरी तथा बिरूपा, कजूरी तथा बिरूपा नाम की दो धाराओं में ये क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। और डिवाइड होने के बाद जो है ये बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जोग जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? जोग जलप्रपात किस नदी पर लोकेटेड है? सो फटाफट आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 एंड ऑप्शन सी शरावती। शिमोगा कर्नाटका में ये लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, फुलहर झील भारत के किस राज्य में लोकेटेड है? तो फुलहर झील की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी लोकेटेड है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? सॉरी, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? एक है व्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। बहने वाली नदियाँ पूछा है तो ये आपकी है व्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? याद रखना है वो है आपकी सतलज, क्योंकि सतलज का जो उद्गम होता है मानसरोवर झील के पास राकसताल है, राकसताल झील है, वहाँ से होता है। और कपूरथला के दक्षिण पूर्व सिरे पर ये व्यास नदी में और मिठानकोट के पास सिंधु नदी में ये मिल जाती है। और इसकी सहायक में सिप्ती, वास्पा और व्यास इसकी क्या है? सहायक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? वो कौन सी नदी है जो भारत और नेपाल के बीच क्या बनाती है? सीमा बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी काली नदी। कौन सी है? काली नदी आपने ध्यान रखना है, जो आपका किसके बीच में जो है सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर देखेंगे 17, लेह अवस्थित है। लेह कहाँ पर है? तो लेह आपका सिंधु नदी के दाएं तट पर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। तो देखो भाई, यहाँ पर रुद्रप्रयाग की बात करते हैं तो ये अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर है। ठीक है, अलकनंदा मंदाकिनी। नंदप्रयाग की अगर बात करती हूँ तो नंदप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा के बीच में है। कर्णप्रयाग की बात करते हैं तो अलकनंदा और पिंडर की। देवप्रयाग की बात करूं तो भागीरथी और अलकनंदा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकोश नदी किन राज्यों की सीमा बनाती है? संकोश नदी किन राज्यों की सीमा बनाती है? संकोश, तो संकोश असम और पश्चिम बंगाल के बीच में। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? वो है आपकी वृक्षनुमा। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ये आपने ध्यान रखना। ब्रह्मपुत्र भी मानसरोवर झील के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर्स के जो हिमनद है वहाँ से निकलती है। ग्वालंदो के पास पद्मा इनकी गंगा नदी में, पद्मा नाम से जो है गंगा नदी में आपका क्या होता है? बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलती है। नेक्स्ट आप लोगों का है, भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है? तो वो है आपकी अंचार झील। फुलहर झील, कोलेरू झील, हमीरसर झील। फटाफट बताओ कि ये तीनों झील कौन से राज्यों में है? अंचार झील को छोड़ करके, क्योंकि JNK में है। दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है?
दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? 23rd। जम्मू एंड कश्मीर 23rd गए। निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील मिस्ट्री लेक कहा जाता है? रूपकुंड झील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल किसे कहा जाता है? दामोदर को। किसे कहते हैं? दामोदर को यहाँ पर क्या कहा जाता है? जैविक मरुस्थल कहा जाता है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो वो है 26 का बी, महानदी हो जाएगा। भेड़ाघाट जबलपुर में कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार। कौन सा है? धुआंधार। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात व नदी युग में सुमेलित नहीं है? लोध बराकर 28 का डी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पेरियार। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, यह आपने बताना है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में विस्तृत है क्या? नहीं। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में नहीं। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में विस्तृत है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में विस्तृत है। तो यहाँ पर आपका जो सही कथन है वो है बी, ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप घड़ियालों को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? तो यानी कि सबसे ज़्यादा जो घड़ियाल है प्राकृतिक आवास जहाँ पर है वो कहाँ पर मिलेंगे आप लोगों को? आंसर हो जाएगा बी, चंबल रिवर पर। ठीक है, कहाँ पर है? चंबल नदी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो कहाँ जाना पड़ेगा? चंबल में। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी की सहायक इनमें से कौन सी नहीं है? इंद्रावती। इंद्रावती अभी थोड़ी देर पहले बताया था किसकी सहायक है? गोदावरी की। निम्नलिखित में से मुख्य नदी एवं सहायक नदी का कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? गंगा, पेन गंगा। क्योंकि पेन गंगा और वेन गंगा तो भाई गोदावरी की सहायक है ना, तो इसकी सहायक थोड़ी हो सकती है। गोदावरी की इंद्रावती, कृष्णा की भीमा है और लूनी की सुक्री रिवर है। नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो वो है आपका अष्टमुडी। कौन सी है? अष्टमुडी हो जाएगा 34 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी एक लूनी नदी की सहायक नहीं है? तो लूनी की सहायक इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी, बनास। कौन सी? बनास। चलिएगा फटाफट ये बताओ मुझे कि बनास किसकी सहायक रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम आर्टिफिशियल झील है? तो वो है आपकी कोडाईकनाल, तमिलनाडु, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत बृहद हिमालय में मानसरोवर झील के निकट है। निम्नलिखित में से कौन सी वे नदियां हैं? तो वो कौन सी नदियां हैं? एक तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती है? तो वो है तीस्ता। कौन सी नहीं आती है? तीस्ता। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी। सूची 1 को सूची 2 से आपने मैच करना है। नगर और उनके किनारे बसे हुए नगर, आप नदियाँ और नगर जो नदियों के किनारे आसपास बसे हुए हैं। तो देखो, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है। सूरत की बात करते हैं तो वो ताप्ती नदी के किनारे है। पटना गंगा रिवर के किनारे है। इस प्रकार जो सही ऑप्शन होगा वो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो किन 2 श्रेणियों के बीच में सिंधु नदी अपवाहित यानी कि बहती है? लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में, ऑप्शन बी हो जाएगा। कश्मीर हिमालय की झीलों के संदर्भ में कौन सी युग्म जो है सुमेलित है? सुमेलित है पूछा है, तो कौन सी युग्म सुमेलित है? देखो, एक तो डल झील मीठे पानी की झील है, दूसरा पेंगोंग सो झील खारे पानी की झील है। ये आपके 2 क्या है? आपके सही। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर सही होगा।
भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी आप सबको पता होगा, गंगा है। अगर वहीं मैं आपसे कहूँ कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ज़रा मुझे बताना कमेंट करके फटाफट से। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? नदी और उसकी सहायक में कौन सा मैच नहीं करता है ना? तो मुझे ये बताओ कि पुनपुन किसकी सहायक नदी है? कोई बताएगा फटाफट से? पुनपुन किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। तो महानदी और पुनपुन इसकी सहायक नहीं है। यहीं पर आप लोगों का गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। यहाँ पर भी आपको झील दी गई है और राज्य दिए गए हैं और उनको मैच करना है। तो देखो भाई, लुकटक झील आपकी मणिपुर में है, चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है, भीमताल उत्तराखंड में है, पुलिकट जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। ऐसे जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी। कौन सा? बी आपका सही होगा। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलने के लिए रिफ्ट घाटी से होते हुए किस पठार में जो है प्रवाहित होती है? तो जल्दी से बताओ मुझे, किस पठार में जो है ये प्रवाहित होती है? फटाफट आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। और देखो भाई, यहाँ पर जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा बी, छोटा नागपुर। निम्नलिखित में से कौन सी ताजे पानी की झील नहीं है बल्कि लेगून है जिसमें खारा जल होता है? तो यहाँ पर आप लोगों का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 46 एंड करेक्ट आंसर चिल्का झील, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। यह जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, लोकेटेड है? ये है आपका इंद्रावती। कहाँ है? इंद्रावती। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोदावरी नदी के संदर्भ में गलत है? गलत है पूछा है। तो ये याद रखना है, गोदावरी का उद्गम नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर में पश्चिमी घाट से होता है, ये भी सही है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियां मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी हैं। प्राणहिता वर्धा पेनगंगा और वेनगंगा संगम से ये बनती है, ये भी इसकी सहायक ट्रिब्यूटरी है। तो बचा कौन सा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या है? असत्य कथन है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। मानसी गंगा झील जहाँ राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम संचालित हो रहा है किस राज्य में लोकेटेड है, स्थित है? तो ये याद रखना है, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। फिर से आप लोगों को यहाँ पर सुमेलित करना है क्वेश्चन नंबर 50 को। तो घाघरा की बात करते हैं तो घाघरा की जो सहायक है वो राप्ती, कोशी की अरुण, सोन की रिहन, दामोदर की बराकर। 50 का ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती एवं बनास आदि निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो बनास ऊपर आया था और ऑप्शन में बनास गलत था, है ना, मैचिंग में। तो अब मुझे ये बताओ कि बनास, क्षिप्रा, सिंध, काली सिंध और पार्वती किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये बनास है किसकी? चंबल की। किसकी है? चंबल की सहायक बनास। तो चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश में महू के निकट, है ना, विंध्य पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ियों से निकलती है। इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। काली सिंध, तिस्ता, पार्वती, बनास, नेवाज, छिप्रा और दूध नदी क्या है? इसकी सहायक नदी है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर पूर्व के किस राज्य में रोंग बैंग डियर जलप्रपात, रोंग बैंग डियर वाटर जो वाटरफॉल है या जलप्रपात है वो अवस्थित है या लोकेटेड है? तो वो राज्य है हमारा मेघालय। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली पहाड़ियों से नहीं होता है? वे कौन सी नदी है जिसका उद्गम अरावली पहाड़ी से नहीं होता है? तो वो है चंबल। कौन सी है? चंबल। क्योंकि चंबल रिवर जो है उसका उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश में जो महू है उसके पास विंध्य पर्वतमाला है और उसकी जो जनापाव पहाड़ी है वहाँ से होता है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि माजुली द्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। माजुली द्वीप जो है ये भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर है, तो ये है ब्रह्मपुत्र। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीप, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीप किस नदी के द्वारा निर्मित है, तो वो नदी है कावेरी। कौन सी है? कावेरी। कावेरी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों के कुर्ग जिले से निकलती है। तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में ये इसका मतलब विलय हो जाता है। ठीक है, और इसकी जो सहायक है कावेरी की वो है हेरांगो, हेमवती, शिमला, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, स्वर्णवती, भवानी, अमरावती और नोएल इसकी सहायक रिवर है। नेक्स्ट है भारत की निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है और विचार करने पर उनका जो उत्तर दिशा में बहने वाली नदियां हैं, कौन कौन उपयुक्त में से इनके ऊपर जो भी नदियां दी गई हैं उत्तर दिशा में बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। एक तो उनमें बेतवा है, दूसरी चंबल है। ऑप्शन हो जाएगा सी, बेतवा और चंबल आपका सी। बेतवा, चंबल के बारे में आप पढ़ चुके हैं। बेतवा रायसेन मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के पास जो विंध्य पर्वतमाला है ना, वहां से निकलती है बेतवा। हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती क्योंकि यमुना की सहायक है, और इसकी धसान और बीना इसकी क्या है, सहायक नदी है। नेक्स्ट, भारत के अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करने के बाद कौन से सही हैं वो आपने बताना है। जब आप बताएंगे तो आपका जो सही होगा वो क्या होगा, तो याद रखना है हिमालयी नदियां सदा नीरा है जबकि दक्कन की बहुत सी नदियां सदा नीरा नहीं। सही। भारत में तीसरी सबसे बड़ी नदी घाटी गोदावरी की है, नहीं। लूनी, महू, मच्छू तथा घगर अंतर्देशीय अपवाह तंत्र के उदाहरण है। बिल्कुल, तो 1 एंड 3 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पेंगोंग सो झील जिससे होकर भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC गुजरती है वो स्थित है कहाँ पर, तो इसको लेकर आपको पता है विवाद है, सैनिक शहीद हो गए थे। ऑप्शन डी लद्दाख। क्या है? लद्दाख। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिएगा। तो यमुना है ना, यमुना बंदर पूंछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। प्रयागराज में ये गंगा नदी में मिलती हैं। गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन और टोंस इसकी सहायक रिवर है। तो अब इन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम आप लोगों ने लगाना है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए होगा यहाँ पर। सबसे पहले चंबल, फिर सिंध, फिर बेतवा, फिर केन। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो क्वेश्चन नंबर 60 आप लोगों के सामने। सला झील अरुणाचल प्रदेश में है, सला झील। बड़खल झील हरियाणा में, लोकटक मणिपुर में, काली वेली झील तमिलनाडु में। 1 2 3 4 ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलाना है। उद्गम क्षेत्र और नदी आपकी दी गई है। 61 क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने है और आंसर दीजिएगा 61 का। तो देखो भाई, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी, वेरीनाग से कृष्णा, महाबलेश्वर से आपकी महाबलेश्वर से कौन सी नदी है बताओ भाई जल्दी से। महाबलेश्वर, झेलम, छोटा नागपुर का पठार, स्वर्ण रेखा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 3 2 एंड 4 ऑप्शन बी। 61 का बी यहाँ पर सही होगा। 62 मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है। 62 बंगाल डेल्टा का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकंटक पठार से है ना, अमरकंटक पठार से निकलने वाली 2 प्रमुख नदियां जो अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती हैं वो कौन सी हैं।
एक है सोन, दूसरी है नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडो ब्रह्मा क्या है? तो इंडो ब्रह्मा क्या है? तो इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो वो नदी कौन सी है? लूनी नदी। कौन सी है? लूनी रिवर है। उज्जैन किस नदी के तट पर लोकेटेड है? 66 शिप्रा नदी। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो जैसे ही गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसे वहां पद्मा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ से ढकी झील घेपन कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख एस्चुरी नहीं बनाती है? तो एस्चुरी नहीं बनाएगी तो डेल्टा बनाएगी और वो है महानदी, ऑप्शन बी। कौन सी है? बी। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी रिवर गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी। आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये तो आपके अपवाह तंत्र से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर बात करते हैं उत्तराखंड जीके की। किसकी बात? उत्तराखंड जीके की। तो देखो भाई, अब उत्तराखंड जीके शुरू हो रहा है। कार्तिकेयपुर वंश के कितने अभिलेख प्राप्त हुए? कार्तिकेयपुर राजवंश पहला ऐतिहासिक राजवंश हम किसे मानते हैं? मध्य हिमालय का कार्तिकेयपुर राजवंश को। ठीक है। 14 नरेशों ने यहाँ 300 वर्षों तक शासन किया ऐसा माना जाता है, पहले 3 परिवार के। और जो कार्तिकेयपुर राजवंश था ना, इनकी जो पहली प्रारंभिक राजधानी थी वो जोशीमठ के दक्षिण में कार्तिकेयपुर नाम का स्थान था, वहाँ पर थी। दूसरी राजधानी इनकी अल्मोड़ा की कतियूर घाटी में बैजनाथ के पास वैद्यनाथ कार्तिकेयपुर में थी। अब देखो, इस वंश के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो 9 अभिलेख है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। और कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ है उनमें? कुटिला लिपि का। किसका हुआ है? कुटिला लिपि का इन अभिलेखों में प्रयोग हुआ है। और इस वंश से रिलेटेड ताम्रपत्र और शिलालेख बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ और कहाँ से? चंपावत से मिले हैं। ठीक है भाई, ये याद रखना है। बद्रीदत्त पांडे ने कार्तिकेयपुर का नाम, जो प्राचीन नाम है, वो क्या मानते हैं? कबीरपुर मानते हैं। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान से कार्तिकेयपुर राजवंश के ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए हैं? तो वो स्थान बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ सभी है, ऑप्शन डी। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र के शासक से संबंधित है। ताम्रकेश्वर का जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र जो है ना, वो किस शासक से रिलेटेड है? ललित सुरदेव। किससे है? ललित सुरदेव, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भूदेव से संबंधित ताम्रपत्र कौन सा है? भूदेव से रिलेटेड ताम्रपत्र कौन सा है? 4 का ऑप्शन हो जाएगा बी, बागेश्वर ताम्रपत्र। कौन सा है? बागेश्वर ताम्रपत्र है। नेक्स्ट है कार्तिकेयपुर वंश के पहले परिवार के संस्थापक। देखो, कार्तिकेयपुर में ना 3 परिवार थे, तो पहले परिवार के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बसंत देव थे। कौन थे? बसंत देव थे। इस वंश के राजा बसंत देव जो थे, उन्होंने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है। और बागेश्वर लेख के अकॉर्डिंग जो बसंत देव थे ना, इन्होंने एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक गांव क्या दिया था? दान दिया था। नरसिंह मंदिर का निर्माण जो है जोशीमठ में किसने कराया था? बसंत देव ने ही कराया था। और बसंत देव के बाद जो शासक बनता है वो है खरपर देव। खरपर देव की पत्नी कौन थी? कल्याण देवी थी। और कल्याण देवी कन्नौज के राजा यशोवर्मन के क्या थी? समकालीन। खरपर देव कन्नौज के राजा जो थे यशोवर्मन के समकालीन थे। खरपर देव का बेटा कल्याण राज था, जिसकी पत्नी महारानी लद्दा देवी थी। ठीक है। और बागेश्वर लेख के अनुसार खरपर देव वंश का जो अंतिम शासक था ना, वो त्रिभुवन राज था, जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि ली थी। और त्रिभुवन राज ने व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए क्या दिया था? भूमि दान और किरातों से संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से जोशी मठ में नरसिंह मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो पहले परिवार का तो बसंत देव हो गया और अंतिम इसका कौन था? त्रिभुवन राज था। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोगों का जो है जोशी मठ में नरसिंह मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना आप लोग यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, बसंत देव। निम्न में से किस लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर स्वर्णेश्वर नाम का जो गांव है वो दान में दिया था? बागेश्वर। निम्न में से कौन सा शासक कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन थे? तो प्रथम कार्तिकेयपुर जो परिवार था ना, और उसका जो समकालीन था वो था ऑप्शन बी, खरपरदेव। खरपरदेव जो था वो राजा यशोवर्मन जो कन्नौज के राजा थे उनके समकालीन थे। निम्न में से किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीर द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख किया गया है? कलहणकृत राज तरंगिणी में किस वंश के शासक बसंत देव ने परम भट्टारक राजा महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो वो थे कार्तिकेयपुर वंश। कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार का संस्थापक, तो दूसरे परिवार जो था ना उसके जो संस्थापक थे वो थे निम्बरदेव। कौन थे? निम्बरदेव, ऑप्शन सी। निम्बरदेव शैव धर्म को मानने वाला था। ठीक है, निम्बर के बाद उसका बेटा इष्टगणदेव शासक बना। इष्टगणदेव की पत्नी का नाम क्या था? वेगा देवी था। राजा जो निम्बर था, निम्बर देव की पत्नी का क्या नाम था? तो निम्बर की जो पत्नी है उनका नाम था ऑप्शन बी, नाशु देवी था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था? तो एक सूत्र में उत्तराखंड को बांटने का जो प्रयास किया गया था वो किसने किया था? तो याद रखना है क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 13 है, ऑप्शन ए, इष्टगण देव ही था। इष्टगण देव निम्बर देव का बेटा ही था जिसने ये काम किया था। पहला शासक था इस राजवंश का। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं? तो वो है ललित सुरदेव। 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है, ललित सुरदेव जो था वो इष्टगण का बेटा था। इष्टगण के बाद ललित सुरदेव ही गद्दी पर बैठा था। एंड नेक्स्ट है, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो आपको पता होना चाहिए कि जो बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था ना वो था आपका भूदेव। कौन था? भूदेव ने करवाया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है, भूदेव ने ही क्या कराया था भाई? भूदेव बैजनाथ मंदिर का निर्माण, जो कि ललित देव का बेटा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो ललित सुरदेव था ना, इनकी पत्नी साम देवी ने भगवान नारायण का मंदिर बनवाया था। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिकलपंक है ना, कलिक लपंक में मग्न धरती के लिए वराह अवतार के समान बताया गया है? तो ये बताया गया है किसे? ऑप्शन ए, ललित सुर देव को। ऑप्शन ए सही होगा। निम्न में बौद्ध धर्म विरोधी के शासक ने बुद्ध श्रवण शत्रु की उपाधि धारण की थी? भूदेव ने। ललित सुर का बेटा भूदेव ने। नेक्स्ट है, सलोणादित्य वंश की स्थापना। तो सलोणादित्य वंश तीसरा परिवार था और इसमें इसके जो संस्थापक माने जाते हैं या स्थापना किसने की थी? तो स्थापना की थी इच्छर देव ने। किसने की थी? इच्छर देव ने की थी। और इसकी जो जानकारी है वो बालेश्वर और पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों में मिलती है। निम्न में से देशदेव, पद्मदेव, इच्छरदेव किस वंश के शासक थे? तो ये सलोणादित्य वंश। सलोणादित्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक की अगर बात करते हैं ना तो वो था, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सुभिक्ष राजदेव जो कि 14वां कत्यूरी शासक था और अंतिम था। और इसने अपनी जो राजधानी है ना कार्तिकेयपुर के उपखंड सुभिक्षपुर इसको बनाया था। किस वंश के शासनकाल में आदिगुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था? ऑप्शन ए, कार्तिकेयपुर। निम्न में से अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद के प्रतिपादक, तो वो है शंकराचार्य जी। ऑप्शन सी। आदिगुरु शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? केरल कलाड़ी में हुआ था 23 का भी। निम्न में से असंगत युग्म का चयन करना है। तो असंगत युग्म का आप चयन कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 24।
शंकराचार्य जी का जन्म स्थान कार्तिकेयपुर है क्या? नहीं, ऑप्शन हो जाएगा सी। 24 का ऑप्शन सी आपका गलत है। नेक्स्ट है आपका आदिगुरु शंकराचार्य जी की जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन है केदारनाथ, रुद्रप्रयाग। शंकराचार्य द्वारा केदारनाथ में देह त्याग कब किया गया था? 820 में, ऑप्शन ए। किस कार्तिकेयपुर शासक के समय जो है उत्तराखंड में शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था? इष्ट गणदेव। कौन थे? इष्ट गणदेव, आपने याद रखना है। दीन दुखियों का रक्षक स्वर्णदाता किसे कहा जाता है? देशत देव को कहा जाता है। नेक्स्ट है किनके अनुसार कार्तिकेयपुर शासक मूलतः अयोध्या के थे? कौन कहता है कि जो कार्तिकेयपुर के शासक थे वो अयोध्या के थे? 28 का ए, लक्ष्मी दत्त जोशी, ऑप्शन ए। निम्न में से कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। कत्यूरी कालीन मंदिर कौन से हैं? कत्यूरी कालीन मंदिर तो वो है छत्रयुक्त और शिखर युक्त थे। कैसे थे? छत्रयुक्त और शिखर युक्त दोनों ही टाइप के थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन शासकों की लोक भाषा पाली थी? किन शासकों की लोक भाषा पाली थी? तो वो है कार्तिकेयपुर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते थे? कौन जो है इन्हें सूर्यवंशी मानते थे? बद्रीदत्त पांडे। 32 का ए। निम्न में से किस प्रकार के मंदिरों को पैगोडा प्रकार के मंदिर कहा जाता है? छत्रयुक्त। ठीक है, किन्हें कहते हैं पगोड़ा टाइप? छत्रयुक्त को। नेक्स्ट है आपका कतियोरियों का भूमि मापन नामक अधिकारी कौन था? तो कतियोरियों का जो भूमि मापन का अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे? 34 आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? 34 का ऑप्शन ए यहाँ पर प्रभातार। क्या कहा जाता है? प्रभातार। आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है आप लोगों ने और सुमेलित कीजिएगा कि नरपति, नरपति किसे कहा जाता है? नदी घाटों पर आगमन एवं कर वसूली वाले को नरपति कहते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का है वर्मपाल। वर्मपाल व्यक्तियों पर निगरानी। प्रांतपाल आपका सीमाओं का सुरक्षापाल। घटपाल गिरिद्वारों के संरक्षक। ऑप्शन हो जाएगा 4 3 2 1, उल्टा कर दो इसे, ऑप्शन ए। कार्तिकेयपुर सेना कितने भागों में विभाजित थी? जो कार्तिकेयपुर की जो सेना थी ना वो कितने भागों में है ना इसे डिवाइड किया गया था। और चारों सेना अंगों के जो प्रधान होते थे उसे क्या कहा जाता था? महासामंत कहते थे। तो ये कितने भागों में था? 36 का बी 4 भागों में। तो पहला आपका पैदल सेना पदातिक जिसे कहा जाता था, जिसका जो प्रमुख नायक गौल्मिक। अश्वारोही दूसरा, सर्वोच्च नायक अश्वबलाधिकृत। गजारोही तीसरा, नायक हस्तिबलाधिकृत। चौथा उष्ट्रारोही जिसका नायक होता था उष्ट बलाधिकृत कहलाता था। अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था कार्तिकेयपुर राजवंश के टाइम पे? तो उसे कहते थे ऑप्शन सी दोष अपराधिक, दोषापराधिक हो जाता था। नेक्स्ट आपका है दिए गए वाक्यों को कूट के माध्यम से यहाँ पर मिलान करना है। फटाफट कीजिए, अभी जस्ट बताया है। तो उष्टारोही क्या हो जाएगा? ऊंट। नायक होगा इसका उष्ट बलाधिकृत। गजारोही आपको पता है हस्ती, हाँ यहाँ पर हाथी, नायक हस्ती बलाधिकृत। अश्वारोही का क्या हो जाएगा? अश्व, नायक हो जाएगा। पदातिक का मतलब जो पैदल सेना चलती थी वो नायक गौल्मिक होता था। तो इस प्रकार इसका जो सही होगा वो जाएगा। कत्यूरी शासन में आय के साधन क्या थे? तो इनके टाइम पे जो आय का था ना, आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो आय के प्रमुख में मैं बता देती हूँ, खनिज संपदा, कृषि और वन थे। तो इस प्रकार कृषि भी था और वन भी था और खनिज संपदा भी था। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कत्यूरी शासन में खनिज एवं वनों की रक्षा करता कहलाता था। जो रक्षा करता था उसे क्या कहते थे? तो उसे कहते थे खंडपति। क्या कहते थे? खंडपति। तो क्षेत्रपाल राज्य की कृषि की उन्नति का ध्यान रखता था। तो राज्य की कृषि की उन्नति का ध्यान रखने वाला क्षेत्रपाल।
और अधिकारी भूमि के अभिलेख जो रखता था उसे पटकोषचारिक या उपचारिक कहा जाता था। और एक खंडपति या फिर खंड हर हरक्ष स्थानाधिपति नाम का अधिकारी जो होता है ना, वो खनिज और वनों की रक्षा करता था। ठीक है। एक होता था करों की वसूली के लिए, एक कौन सा अधिकारी होता था, भोगपति और सौल्किक। ठीक है। और सरभंग तीरंदाज के लिए कहा जाता था सरभंग। भाट और चाट नाम के अधिकारी प्रजा से बिस्टी या बेगार लेते थे। तो बिस्टी और बेगार कार्तिकेयपुर के टाइम पे थे। भाट और चाट नाम के अधिकारी होते तो बिस्टी या बेगार लेते थे। पशुओं से दुग्ध आदि निकालने का काम कौन करते थे, आभीर करते थे। द्रोण को 32 शेर या 16 नाली क्या कहा जाता था, इसके बराबर माना जाता था। खारी बाप को 20 द्रोण के बराबर यहाँ पर बताया गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा राज्य में कृषि, हाँ ये है आपका कि प्रजा से विष्टि या बेगार निम्न में से कौन से अधिकारी लेते थे, 41। तो वो थे आपके भाट और चाट, ए एंड बी। राज्य में कृषि की उन्नति का ध्यान कौन रखता था, अभी ऊपर बताया है। सही आंसर होगा क्षेत्रपाल। कत्यूरी काल में प्रांतों को कितने जो है किस प्रांतों को किस चीज में बांटा गया था, तो कत्यूरी काल में जो प्रांत हुआ करते थे उन प्रांतों को बांटा गया था किन में, 43 का हो जाएगा सी, विषय और जिलों में इन्हें डिवाइड किया गया था, बांटा गया था। कत्यूरी राज्य में प्रांतों का शासन कौन चलाता था, 44, तो वो उपरीख यानी कि राज्यपाल चलाता था। आगे है कि किन शासकों की जानकारी लोक गाथाओं एवं जागरों से मिलती है, तो वो कौन से शासक हैं जिनकी जानकारी लोक गाथाओं और जागरों से मिलती है, मध्यकालीन कत्यूरी शासकों की, ऑप्शन बी। अशांति देव राजवंश की स्थापना किसने की थी तो अशांति देव राजवंश की जो स्थापना की थी ना, वो अशांति देव ने ही की थी। अशांति देव राजवंश की पहली राजधानी कहाँ थी, तो इसकी जो पहली राजधानी थी अशांति देव की, वो थी 47 का बी, जोशीमठ। कहाँ पर थी, जोशीमठ, आपने ध्यान रखना है। दूसरी राजधानी कत्यूर राज्य के रणचूलाकोट में इन्होंने बनाई थी, ये भी याद रखना है। अशांति देव वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, ब्रह्मदेव, जो कि बहुत ज्यादा अत्याचारी था। ब्रह्मदेव को जागरों में क्या कहा गया, विरमदेव भी कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया, विरमदेव। किसे कहा गया, ब्रह्मदेव को कहा गया है। चलिएगा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ हिंदी के क्वेश्चंस की। उत्तराखंड के जीके के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब थोड़ा सा हम नज़र डालते हैं हिंदी पर। ठीक है, किस पर डाल जाते हैं, हिंदी पर हम जाते हैं। चलो भाई, अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो है वो स्त्रीलिंग की कैटेगरी में आता है। तो कौन सा वर्ण है जो कि आपका स्त्रीलिंग कहलाता है, तो स्त्रीलिंग में आपका कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। आंसर हो जाएगा भाई, स्त्रीलिंग नहीं है तो ई, री और छोटी बड़ी दोनों ही, तीनों ही स्त्रीलिंग आते हैं, लेकिन ऊ स्त्रीलिंग में नहीं आता। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। इन जो व्यंजन आपके दिए गए हैं ना, इनमें से वो कौन सा व्यंजन है जिनका उच्चारण हम तालु से करते हैं। तो क कंठ, क ख ग घ ण और ह, तो ये आपके कंठ से बोले जाते हैं और जो विसर्ग होता है। तो क हो नहीं सकता है। च, छ, ज, झ, य और ये से वाला स और छोटी ई, ये आपके तालु से उच्चारित होते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, 2 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आपका जो ये ढ दे रखा है ना, ये मूर्धा से, री से ऋषि, ट, ठ, ड, ढ, ण और जो आपका र है और म और ये वाला जो स है, ये वाला जो श है, तो ये आपका मूर्धा से बोले जाते हैं। म, प, फ, ब, भ, म और छोटा ऊ है ना, ये आपके जो है किससे बोले जाते, ओष्ठ से बोले जाते हैं। नासिका जिन्हें पंचमाक्षर कहते हैं, वो आपके पंचमाक्षर देखो भाई आपके क्या है, पांचों वर्गों के जो पांचवें वर्ण होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, पंचमाक्षर कहते हैं। ठीक, दंतोष्ठ वो आपका दंतोष्ठ है। कंठोष्ठ ओ और औ हो जाएगा, कंठ तालु ए और ऐ हो जाएगा। और जिहा मूल आपका जो होता है, ये आपका जो है जिहा मूल में आता है।
आगे है क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। कौन सा है? थर्ड। लुंठित ध्वनि। लुंठित ध्वनि आपसे पूछा है। तो लुंठित ध्वनि की अगर बात करती हूँ ना, तो लुंठित ध्वनि आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, र। र लुंठित ध्वनि के अंतर्गत आते। नेक्स्ट, ओष्ठ, स्पर्श व्यंजन, अल्प प्राण और अघोष वर्ण कौन, ऐसा कौन सा वर्ण है जिसकी विशेषताओं में वो ओष्ठ भी हो, स्पर्श व्यंजन भी हो, अल्प प्राण भी हो, अघोष वर्ण भी हो? वो है प। प आपको पता होना चाहिए क्या है? ओष्ठ है, स्पर्श व्यंजन है, अल्प प्राण भी आता है, अघोष वर्ण में भी ये आता है। एक ही ध्वनि का द्वित हो जाना, एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर वह क्या कहलाती है? युग्मक। क्या कहलाते हैं? युग्मक। य किस प्रकार की ध्वनि है? य किस प्रकार की ध्वनि के अंतर्गत आता है? तो य अंतस्थ, क्या हो जाएगा? अंतस्थ। तो अंतस्थ व्यंजन तो है ही है, लेकिन इसका जो उच्चारण होता है य का, वो हम किसके थ्रू करते हैं? फटाफट कमेंट करो भाई। य का उच्चारण स्थान फटाफट बताइएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका तालु। क्या हो जाएगा? तालु। च छ ज झ य और ये वाला श और साथ में आपकी ई, तो ये क्या है? आपके तालु। नेक्स्ट है उच्चारण की दृष्टि से व है। उच्चारण की दृष्टि से मैंने कहा व का उच्चारण हम दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ दोनों से ही करते हैं, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है वो कितनी है? ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। फटाफट कमेंट करो कि हिंदी वर्णमाला में जो स्वर है, स्वरों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 11, ऑप्शन सी। कितने हैं स्वर आपके हिंदी वर्णमाला में? 11 स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐ के उच्चारण में डॉट डॉट की सहायता ली जाती है। ऐ के उच्चारण में हम किसकी सहायता लेते हैं? कंठ और तालु, कंठ तालु। च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? आपको पता होना चाहिए, पढ़ चुके हैं। तालव्य। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? जो पुल्लिंग नहीं है, तो दोनों ई आपकी पुल्लिंग में नहीं आती हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर। द धन, अ धन, क धन, श धन, अ, ये आपका क्या बनेगा? तो ये है दक्ष। ढ का उच्चारण स्थान आपको पता होना चाहिए। ये ट वर्ग का ट ठ ड ढ, तो ऑप्शन चौथा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता है या नहीं किया जाता है? अंग और अह। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संपृक्त ध्वनि। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? प्लुत। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन तो वो है 25। पांचों वर्गों के 25 वर्ण आपके होंगे। स्वर ए और ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा था आपने ऐ का, तो ये है कंठ तालव्य। हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 6। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई हम किसे मानते हैं? शब्द को मानते हैं। लघुत्तम सार्थक यूनिट हम शब्द को मानते हैं, ऑप्शन बी। निम्न में दंत वर्ण कौन सा है? 24 स। ठीक है। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक 25 म, एक अनुनासिक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? घोष कौन सा है?
तो वो है आपका ग। ल और स का उच्चारण हम किस स्थान से होता है? दंत से। निम्न में से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? ग्रीवा ध्वनि। कौन सी? ग्रीवा ध्वनि। 28 का सी। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु है? झ। झ का स्थान तालु है। नेक्स्ट है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे अयोगवाह कहा जाता है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? तब ये ध्यान दीजिएगा, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो ये थे भाई आज के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो सेशन पसंद आया होगा। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि द्विगुण या उच्छिप्त या फ्लैप्ड। फ्लैप्ड, फ्लैप्ड इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फ्लैप्ड। ठीक है, फ्लैप्ड, द्विगुण या जिन्हें उच्छिप्त, वो 2 व्यंजन बताओ जिन्हें हम क्या कहते हैं? द्विगुण, उत्क्षिप्त, फ्लैप्ड व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो फटाफट आंसर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।